वेलकम टू द क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 3। यह है पार्ट 4। इसमें आप लोगों का सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हमारा पार्ट 4 हम शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी जो लिबरलाइजेशन पार्ट है उसको कंप्लीट किए थे और प्राइवेटाइजेशन को भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है ग्लोबलाइजेशन, जो हमारा नेक्स्ट है। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे भारत में 1991 में जो ली गई थी, इसमें से इसको हम बोलते हैं LPG। एल मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम ये ग्लोबलाइजेशन पार्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारे पार्ट 4 में। ठीक है, तो बहुत केयरफुली थोड़ा सुनिएगा और इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज, हम सिंपल जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था, ग्लोबलाइजेशन इज द रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंटीग्रेशन मतलब जितने, देखो अमेरिका और इंडिया इतना दूर है, मगर हम देखें अभी एक सेकंड में ट्रम्प मोदी से बात कर सकते हैं। ये क्या हुआ? जो डिस्टेंस है दोनों कंट्री के बीच में, ये क्या हो गया? 36 घंटा का ऐसे फ्लाइट पे लगता है, मगर जब फोन में हम बात करते हैं तो यूं वहाँ बैठे रहो, यहाँ आप वीडियो कॉलिंग में बात कर। तो मतलब क्या हो रहा है, जो रैपिड इंटीग्रेशन हो रही है या जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो रही है, उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं अभी अंदर अच्छे से। 10th में जो पढ़े थे आज हम इसको थोड़ा ब्रॉड में करेंगे। ग्लोबलाइजेशन इन फैक्ट इज द आउटकम ऑफ पॉलिसी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। मतलब लिबरलाइजेशन कर दिए, प्राइवेटाइजेशन कर दिए। लिबरलाइजेशन हमारी जो क्या थी, जो बैरियर्स हटा दिए। प्राइवेटाइजेशन मतलब बहुत सारी कंपनी अभी आ सकते हैं, किया गया, आपने देखा होगा। तो ये सब करेंगे, मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन तो हो ही गया ना। तो यहाँ पे यही बात है, ग्लोबलाइजेशन इन फैक्ट इज द आउटकम ऑफ पॉलिसी लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एट द इंटरनेशनल लेवल. It is a process of bringing the world economy economically and socially closer to each other in a manner such that each country becomes an element of global growth. अभी 12th में आपका डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया। क्या इकोनॉमिकली एंड सोशली क्लोजर टू ईच अदर लाना है, क्योंकि पूरे कंट्री जो वर्ल्ड में है वो ग्लोबल ग्रोथ की ओर बढ़े। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमिक ऑफ अ कंट्री with the economic of other countries under condition of free flow of trade and capital across the borders. अभी आप समझो, फ्री फ्लो मतलब कोई भी किसी भी कंट्री में आ सकता है, कोई भी किसी भी कंट्री में जा सकता है, कहीं भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन में भी डिफाइंड एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. Economic reform aim at integrating the Indian economy with the global economy. Economic reforms का मतलब क्या है कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसको हमने इंटीग्रेट किया क्या, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, राइट। As a result, there will be an unrestricted flow of goods and services, technology and expertise between India and rest of the world. That means अभी हमारे देश की कोई भी कंपनी दूसरे कंट्री में जाके अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकती है, दूसरे देश की कंपनी हमारे भारत में भी आके अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जैसे अमेजन, राइट। अभी आप समझो, पीटर इंग्लैंड वो कहाँ का कंपनी है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि पीटर इंग्लैंड किस कौन से देश के बेस्ड कंपनी है, वो इंडियन कंपनी है या इंडियन कंपनी है या कोई अदर देश की कंपनी है, ये मुझे बताना। पीटर इंग्लैंड आप लोग तो सबसे देखे होंगे, कपड़ों की टेक्सटाइल है, ठीक है। तो वो मुझे आपको कमेंट बॉक्स से आप लोग कमेंट करके बताओगे कि वो कौन से बेस्ड कंपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलरली इट इज एक्सपेक्टेड दैट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी will flow from the developed integration of world economic countries of the world towards India. अभी कोई भी इंडिया में आके अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। अभी इसमें आता है आउटसोर्सिंग, एक चीज आती है। आउटसोर्सिंग क्या है आप देख लो, मतलब हम हमारे कंट्री में हम बैठेंगे, उनके कंट्री में वो बैठेंगे और काम होगा, मतलब हम यहाँ बैठ के इनके लिए काम कर सकते हैं, जिसको हम बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ये जो टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग है, एक तो हो गया लोकल, नियर शोर और ऑफशोर। मतलब दूर हो गया तो ऑफशोर हो जाएगा, नियर शोर मतलब उसके नजदीक, और आउटसोर्स मतलब क्या, जो अपनी कंट्री के बीच में ही कर रहे हैं।
ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विस फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया। क्लास 10th में हमने पढ़ा था एक चीज इकोनॉमी में, आप देख लेना, हमारे भारत का एक जो मैगजीन है वो लंदन में, क्या लंदन वाला मैगजीन दिल्ली में प्रिंट होता है और फ्लाइट में उधर चले जाता है। एक केस है आपके ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में क्लास 10th में, उसको एक बार आप रिकॉल कर लो, देखो वो सेम चीज यहाँ पे भी आ रही है। द सर्विस इंक्लूड कॉल सेंटर, ट्रांसलेशन, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, कोचिंग एंड द लाइक। जैसे आप अभी अपने घर में बैठे हुए हो, मैं हम लोग यहीं से पढ़ा ले रहे हैं, तो आप समझो ना ये आउटसोर्सिंग तो हुआ। आप क्लास आ रहे हो ना, फिजिकली अटेंड कर रहे हो ना कुछ, आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे हो और हम यहाँ से दे रहे हैं। इट इज कॉल्ड व्हाट, आउटसोर्सिंग। इंडिया इज एमर्जिंग एज एन इम्पोर्टेंट, हाँ अब यहाँ समझो हम लोग, ऐसा होता है कि वर्चुअल क्लासेस ऐसे ही चलती, हम घर में बैठे रहते हैं और हमको अपॉइंट कौन किया है, आरडी पब्लिक स्कूल ने किया है। आप लोग भी वहाँ पे उसी के जरिए आ रहे हो, हम भी उसी के जरिए आ रहे हो और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। मैं भी भारत के, पृथ्वी के कोई भी कोने में होता तो आपको ऐसे ही वीडियो देता। तो इसको ही हम बोलते हैं क्या, आउटसोर्सिंग। इंडिया इज इमर्जिंग एज इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, पर्टिकुलरली बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। जैसे हमारे कॉल सेंटर्स है, ये कॉल सेंटर वाला केस आपको बता दूं, सैमसंग हमारा नॉर्थ कोरिया का कंपनी है और सैमसंग की कस्टमर केयर इंडिया में भी है, इंडिया में ही है। आप इस समझ सकते हो कि वो आउटसोर्सिंग जो सैमसंग हो गया नॉर्थ कोरिया वाला और उसका कस्टमर केयर इंडिया में है। मतलब हम कॉल लगाते हैं तो इंडिया में ही हमारी बात हो जाती है, पृथ्वी में कोई भी कॉल लगाए तो वो कॉल इंडिया में ही आती है और जिसका जो इसको हायर करके अपना एक ऑफिस बना के बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ही दिस इज बिकॉज ऑफ टू इम्पोर्टेंट रीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप लेबर इन इंडिया। तो इंडिया जो है वह एक अच्छा इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बना है पूरे वर्ल्ड के लिए कि यहाँ पे क्या, आउटसोर्सिंग करने के लिए बिजनेस को। क्यों, ये दो कारण है, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया, मतलब डॉलर में देखो कहाँ होता है, यहाँ रुपये में हम लेके काम करा लेते हैं। रिलेटिवली लो वेजेस रेट एंड स्किल्ड वर्कर हमारे भारत में है जो इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं। और रेवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया, हमारे भारत में आईटी इंडस्ट्री का जबरदस्त डेवलप हुआ है इसीलिए, राइट। इसके बाद आते हैं ग्लोबल फुटप्रिंट। अभी हम देखो हमारे भारत के ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो पूरे पृथ्वी में ना अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुके हैं, मतलब फुटप्रिंट छोड़ चुके हैं। जैसे आप देखना, आप ये किताब का है ये, इसमें लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बता दूं, द टाटा ऑल्सो प्लान टू इन्वेस्ट 8,800 करोड़ इन फर्टिलाइजर, स्टील एंड पावर प्लांट इन बांग्लादेश। मतलब टाटा हमारा कंपनी है, इंडिया का इंडियन बेस्ड कंपनी है और बांग्लादेश में वो क्या कर सकता है, बिजनेस कर रहा है। ये ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ही पॉसिबल है, बाकी आप देख लीजिएगा उसमें। तो यहाँ और एक पॉइंट आती है, पॉलिसी स्ट्रेटेजीज प्रमोटिंग द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कौन से ऐसे पॉलिसीज है जो इंडियन इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं। Following are some important policy strategies that have influenced the process of globalization of the Indian economy. There are the 5-6 है, एक एक को थोड़ा देख लेते हैं। क्या है, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या है, इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम द इनिशियल 40% हमारा था, इट नाउ रेंजेस बिटवीन 51 to 100% इक्विटी हो रहा है हमारे कंट्री में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में आप देखो बढ़ गया है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 100% हैज बीन अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। मतलब कोई भी फॉरेन एफडीआई क्या होता है, भारत बाहर का कोई कंपनी भारत में आके इन्वेस्ट करे, राइट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसका हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ था, आपने देखो फोर्ड मोटर जो हमारे भारत में 1700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, वो क्या एफडीआई है। तो वैसे ही हमारे भारत में जो रेस्ट्रिक्शन 1991 से पहले था, अगर अभी क्या हो गया 100% कोई भी कर सकता, मतलब इससे पहले क्या था कि 5% 10% आप कर सकते हो, मगर अभी 100% कोई भी बिना विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस इन्वेस्ट कर सकता है। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस हैव आल्सो बीन अलाउड। अभी इसके भी चलते मैं आपको एक केस स्टडी बता दूं, क्या हुआ, चाइनीज कंपनी 3 दिन पहले ही मोदी जी ने क्या किया है, चाइनीज का कोई भी कंपनी भारत में अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता एफडी, क्योंकि वो अभी हमारे भारत की इकोनॉमी जो लुढ़क रही है, इसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए चाइना अभी रेडी है कि हमारी जितने भी कंपनी है इंडिया में उन लोगों को फाइनेंसिंग करने का सोच रहा है, उनके साथ पार्टनरशिप करने का सोच रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, गवर्नमेंट कभी भी लगा सकती है मगर अब रेस्ट्रिक्शन लगाया। ये केस स्टडी को थोड़ा देख लेना, मोदी जी ने क्या स्टेप लिया हुआ है, ठीक है। Export trading houses have also been allowed foreign capital investment up to 100%. However, Foreign Exchange Management Act has been enforced। FEMA क्या है फुल फॉर्म,
Foreign Exchange Management Act compliance to the FEMA has been accorded high priority. ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्या है? To achieve the objective of globalization, partial convertibility of Indian rupee has been allowed to the following transactions. Partial convertibility allowed किया गया कि किस किस ट्रांजेक्शन के लिए? Import and export of goods and services, payment of interest or dividend on investment, remittance to meet family expenses. It is called partial convertibility because it does not cover capital transactions. और यहाँ समझना, कोई बाहर रहता है, वो अपना घर को पैसा भेज रहा है, मतलब फैमिली एक्सपेंस के लिए भेज रहा है, इसीलिए ये कन्वर्टिबिलिटी यहाँ पे अलाउ किया गया। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे भारत में फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है ना, वो इंक्रीज हो जा रही है, जिसको हम बाद में पेट्रोल डीजल खरीद सकते हैं। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी रेफर्स टू द सेल्स परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी इन conformity with economic reform, foreign trade policies enforced for a longer duration nearly 5 years. So, in conformity with economic reform, foreign trade policies enforced for a longer duration. मतलब अभी जो ट्रेड पॉलिसी है उसको 5 years कर दिया गया है, ताकि हम किसी भी तो देखो उसको कम समय के लिए समय दी जाती, तो वो आते ही नहीं, अपने कंट्री में इन्वेस्ट करते नहीं, उनको 5 years या उससे ज़्यादा दो, तो क्या होगा, वो एक सस्टेन मानेंगे कि जो प्रॉफिट लॉस होगी वो बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं। Implying that it is a liberal policy. Under this policy, all restriction and control of foreign trade have been removed. Open competition is encouraged. हमारे भारत में ये सब जो रेस्ट्रिक्शन था हटा दिया गया, अभी हर कंपनी को क्या करना है, कंपटीशन करना है। Barring some specific goods, most goods are traded free restrictions. हमारे भारत में जैसे मेडिसिन हो गया, कुछ ऐसे हैं जिनको जैसे राइस हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, इन लोगों में रखा गया है बैरियर्स, और बाकी सबको फ्री छोड़ दिया गया है। आप कितना भी बिजनेस यहाँ पे कर सकते हो, या किसी को भी आप क्या कर सकते हो, कंपटीशन दे सकते हो। रिडक्शन in order to encourage competitiveness, barriers have been withdrawn on most goods traded between India and the rest of the world. Withdrawal of quantitative restrictions. Since 2001, the quantitative restriction on import items have been totally withdrawn. This is in conformity with India's commitment to WTO. 2001 से हमारे भारत में क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन रखी गई थी कुछ इंपोर्ट गुड्स के ऊपर, वो सब हटा दिया गया है, क्योंकि WTO का जब हम मेंबर बन गए तो हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग प्राइवेटाइजेशन, इसके बाद ग्लोबलाइजेशन, ये सब जो पॉइंट्स हैं हमारे 5, ये अच्छे से देख लीजिएगा। और टेरिफ नॉन टेरिफ बैरियर्स क्या है, बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है, ये साइड में दे रखा है, इसका नोट कर लेना। कोई डाउट है तो आप मुझे फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हो या कमेंट कर देना, मैं इसको आंसर आप लोग को कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।